हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज हमारा टॉपिक है कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिविजन्स स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमारी बॉडी का हमारे खुद के सेल्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो कैंसर के जो सेल हमारे बॉडी में बनते हैं वो हमारे नॉर्मल सेल से डिफरेंट कैसे होते हैं? देखिए, हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या चलता है कि वो नॉर्मल सेल्स चाहे किसी भी साइज किसी भी शेप के होते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो उनके अंदर क्या मिलती है कि वो एक दूसरे के साथ में अडहियर होकर रहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी उनके अंदर मिलती है अडहियरेंस की, मतलब एक साथ में एक दूसरे के मिलके रहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जो उनके अंदर मिलती है वो मिलती है कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। मतलब नॉर्मली सेल साइकिल के जितने फेज होते हैं और जितने टाइम में सेल ने डिवाइड करना होता है उतना ही नॉर्मल सेल साइकिल उनके अंदर चलता है। ठीक है, ह्यूमन सेल के लिए जो नॉर्मल सेल डिवीजन का साइकिल होता है वो आपको पता है कितना होता है, 24 आवर्स रहता है। 24 घंटे के बाद में हमारे नए सेल्स जो हैं बनते रहते हैं, पुराने वाले सेल्स टूटते रहते हैं। लेकिन जब कैंसर के सेल बनते हैं तो कैंसर के सेल में क्या होता है, पहला तो वो अपनी अडहियरेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इस अडहियरेंस की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, खो देते हैं। मतलब वो सेल्स जब कैंसर सेल बनना स्टार्ट होंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, स्लाइड कर जाएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर सेल्स बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, तो क्या है, नॉर्मल सेल एक दूसरे के साथ में चिपकते रहते हैं, प्रॉपर्टी उनकी ये रहती है। लेकिन ये यहाँ से क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से स्लिपिंग चलती रहती है इन सेल्स की। ठीक है, तो इस स्लिपिंग की वजह से उनमें अडहियरेंस जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, उनके अंदर जो कंट्रोल डिवीजन चलती है वो चेंज हो जाती है अनकंट्रोल्ड डिवीजन में। अनकंट्रोल्ड डिवीजन का क्या मतलब होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन का मतलब है कि 24 आवर्स के अंदर एक जो सेल है अगर वो डिवाइड करता है और आसपास वाले जो सेल्स होते हैं, अगर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है सेल्स की तो आसपास वाले सेल क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। फर्दर ऐसी कोई भी उनके अंदर प्रॉपर्टी नहीं मिलती कि वो सेल जो है एक नियमित समय से ज़्यादा समय लेकर डिवाइड करना स्टार्ट कर दे या फिर उसको डिवाइड ना ही होने दिया जाए। ये सब प्रॉपर्टीज को नॉर्मल सेल खत्म कर देते हैं आसपास वाले। लेकिन कैंसरस सेल्स क्या होते हैं, कैंसरस सेल्स जो हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जितने भी सेल्स होंगे उनका खुद पे डिवीजन का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जब कंट्रोल नहीं रहता है तो ये सारे के सारे सेल्स क्या करते हैं, वहां पर एक पूरा का पूरा अनकंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ मास, ठीक है, ये बना लेते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ सेल्स, या पूरा का पूरा एक मास ऑफ सेल्स बनाते हैं। अब इस मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नियोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नियोप्लाज्म बनते हैं। यही नियोप्लाज्म जो है आगे बनाता है एक ट्यूमर। ठीक है, और यही ट्यूमर बनते हैं कैंसर के अंदर। हम बोलते हैं कि उस पर्सन के अंदर ये प्रकार का ट्यूमर बना है, ये ट्यूमर बने हैं। तो वो ट्यूमर एक्चुअल में क्या होते हैं, यही होता है कि सेल्स जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इस वजह से वहाँ पर क्या बन जाता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, दैट इज नोन एज ट्यूमर और नियोप्लाज्म। क्लियर है? अब जो ये ट्यूमर बनते हैं तो ये ट्यूमर आगे कितने होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के ट्यूमर बनते हैं फिर, जिसमें पहले टाइप के ट्यूमर जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, क्या बोला जाता है, बेनाइन ट्यूमर बोला जाता है। बेनाइन ट्यूमर देखो क्या होते हैं, बेनाइन ट्यूमर बिल्कुल सिंपल होते हैं। बेनाइन ट्यूमर में यहां जो भी एक ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है, मान लो ये हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन में बना है, सपोज करो कि लीवर के अंदर बना है, तो ये ट्यूमर लीवर के अंदर बनने के बाद में वहीं पर ही
रिजाइड करेगा वहां पर ही क्या होगा, ये रुका रहेगा। वहां पर रुका रहता है तो ये अपने साइज को क्या करता रहता है, बढ़ाता रहता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सेल जो है वहां पर अपने साइज को एकदम बड़ा कर लेगा। अब जब इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में ये पास नहीं हो सकता क्योंकि इसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये इसके थ्रू जो है वो पास नहीं हो पाता। तो फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच पाता है, वहीं पर ही रहता है जहां पर ये बना होता है। तो बेनाइन ट्यूमर वो होते हैं जो जहां पर जिस ऑर्गन में जिस भी जगह पर बन गए वो वहीं पर रहेंगे, आगे फैलेंगे नहीं पूरी बॉडी के अंदर, और पूरी जगह बॉडी में फैलते नहीं हैं, लेकिन जहां पर भी ये बनते हैं तो वहां पर हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत या कई बार बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्कम्फर्ट या पेन जरूर होता है। ठीक है, दूसरे हमारे टाइप के जो ट्यूमर हैं वो कौन से होते हैं, दूसरे टाइप के ट्यूमर हमारे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये वाले जो हैं ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये वाला ट्यूमर क्या है, ये वाला ट्यूमर एक जगह पर बनने के बाद में, ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में लोकेट हो जाते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, सपोज करो कि ये लीवर में बना, ब्लड से फिर जो है ये पूरा का पूरा कहाँ आ सकता है, ये हमारे किसी और ऑर्गन में भी, स्टमक में है, ठीक है, या हमारी जो है किडनी है, तो किसी भी ऑर्गन में क्या हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो वो वाले हमारे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो पूरी बॉडी में जो फैलेगा ट्यूमर तो वहाँ पर भी उस ऑर्गन में, स्टमक में जाकर भी ये नया ट्यूमर बना देगा, किडनी के अंदर भी नए ट्यूमर बना देगा। तो पूरी बॉडी के अंदर आपके क्या क्या अंदर बन जाएंगे, नए नए ट्यूमर्स बनते रहेंगे। तो ये पूरा कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो हमारा ब्लड कैंसर होता है। तो अभी हम लोग अलग अलग कैंसर के टाइप की बात करेंगे, लेकिन ये ब्लड कैंसर ऐसा होता है क्योंकि ब्लड हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करता ही रहता है, तो ब्लड के थ्रू ये हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हमेशा होता रहता है। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से भी ये फैलता है। तो इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की ये जो प्रॉपर्टी होती है कि ये जहाँ पर बनते हैं वहाँ से बनने के बाद में बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उनकी इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटास्टेसिस। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस की डेफिनेशन क्या दोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स टू रीलोकेट टू अनदर प्लेसेस वाया ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इनका ट्रांसफर हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैंसर किन से चीज़ों से होता है और किस टाइप का कैंसर होता है। आगे हमारे पास में है टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर जो है वो टोटल 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है हमारे पास में कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, लाइक हमारी स्किन है, चमड़ी, हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां हैं, या एपिथेलियल लाइनिंग है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, हमारे शरीर के जो अंदरूनी अंग होते हैं तो उनकी जो लाइनिंग के सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मानो हमारा स्टमक है तो स्टमक की सबसे जो अंदर वाली अंदरूनी लाइनिंग होगी, ठीक है, या हमारा कोई भी ऑर्गन है तो उसकी सबसे जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, तो उस चीज़ का जो कैंसर है वो भी इसी कार्सिनोमा में आता है। तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, हमारा लंग कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर है, पेनक्रियास कैंसर है, स्टमक कैंसर है, माउथ कैंसर है, थ्रोट गले का, यूट्रस और सर्वाइक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम के पार्ट्स जो होते हैं उनका कैंसर होता है, या मेल में जो ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड उसका जो कैंसर होता है। तो ये सभी जो हैं इन ऑर्गन्स की क्या होती है, जो इंटरनल लाइनिंग वाले सेल्स होते हैं तो उनमें ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है मेलानोमास। ये होता है स्किन का कैंसर। तो स्किन के जो सेल्स होते हैं मेलानोसाइट, जो हमारी बॉडी में मेलानिन का फॉर्मेशन करते हैं। मेलानिन समझते हो, मेलानिन हमारे बॉडी के अंदर स्किन पिगमेंट को बोला जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का, हमारी स्किन का जो अलग अलग प्रकार का कलर आता है। जैसे जो अफ्रीकन कंट्री के लोग हैं तो वो बिल्कुल क्या है, ब्लैक कलर के होते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर जो मेलानिन है
उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। ठीक है, आप USA UK के पीपल देखते हो तो एकदम बिल्कुल वाइट वाले होते हैं, तो उनके अंदर मेलानिन की मात्रा स्किन में सबसे कम पाई जाती है। हमारे इंडियन जो कल्चर के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, तो इनके अंदर जो है वो मीडियम जो है हम लोग बोलते हैं मीडियम अमाउंट के अंदर मेलानिन प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम लोग जो है ना तो बहुत काले हैं ना बहुत जो गोरे हैं, तो हम लोग बीच वाले मिडल वाले होते हैं। तो ये स्किन का जो कैंसर होता है उसको मेलानोमा बोला जाता है। एंड कुछ हमारे अदर ऑर्गन भी हैं जो हमारे इसी स्किन और स्किन के जो नीचे वाले हमारी लेयर होती है वहाँ पर मिलते हैं, तो उनका कैंसर भी मेलानोमा होता है। तीसरा प्रकार है हमारे पास में सार्कोमा। ये होता है मेसोडर्मल टिश्यूज़ का कैंसर, जैसे कि हमारी बोन्स हैं। ठीक है, हमारा बोन कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, हमारे जो कार्टिलेज होती है और फैट है, तो इनका कैंसर क्या है, सार्कोमा है। बोन का जो कैंसर होता है उसके लिए हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है ओस्टियोमा। ठीक है, ये याद रखना है। और लास्ट जो टाइप आती है कैंसर की, दैट इज़ ल्यूकीमिया, जिसको ब्लड कैंसर बोला जाता है। तो हमारे बॉडी के जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स का नंबर इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बन जाते हैं, उसको हम लोग ल्यूकीमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से। ब्लड कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है तेज़ी से फैलने वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कई बार आपने ब्रेन कैंसर का जो सुना है, ब्रेन कैंसर की डेथ जो रेट है, रेशियो है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो वो जो ब्रेन के अंदर ट्यूमर बनते हैं तो वो हमारा किस प्रकार का बनता है, वो हमारे कार्सिनोमा टाइप का ही बनता है, जिसके अंदर हमारे उसके जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसमें अफेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि कैंसर फैलने के कारण क्या हैं। तो कैंसर के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। कैंसर फैलाने वाले जितने भी कारक होते हैं, जितने भी हम लोग अगर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। तो व्हाट आर कार्सिनोजेंस? दे आर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। तो वो सब्सटेंस जो है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो कार्सिनोजेंस हैं, तो कार्सिनोजेंस दो प्रकार से हम लोग एक्शन देखते हैं इनका। एक तो क्या है कि किस प्रकार का एक्शन करते हैं, उस हिसाब से हमारे पास में कितने टाइप के कार्सिनोजन हैं, और दूसरा कि उनका नेचर कैसा है, नेचर के हिसाब से कार्सिनोजन कितने प्रकार के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन। तो ये जो है कार्सिनोजन क्या काम करते हैं, ये कार्सिनोजन जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देते हैं। कैसे जेनेटिक मटेरियल को, जो नॉन ऑन्कोजेनिक स्टेट में होता है, मतलब वो क्या है, ऑन्कोजेनिक नेचर का नहीं हुआ है, क्योंकि जो जीन्स होती हैं रिस्पॉन्सिबल कैंसर के लिए, जिनके अंदर चेंज आता है, उनको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। तो ये नॉन ऑन्कोजेनिक स्टेट से ऑन्कोजेनिक स्टेट के अंदर उनको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ केमिकल्स ऐसा कर सकते हैं या रेडिएशंस ऐसा कर सकती हैं। दूसरे हैं ट्यूमर प्रमोटर, जो क्या करते हैं, जिन सेल्स के अंदर ऑन्कोजेनिक स्टेट आ चुकी है, ठीक है, वो रेडी है ट्यूमर बनने के लिए, तो उन सेल्स को, उन ऑन्कोजेनिक सेल्स को क्या कर देता है, ट्यूमर फॉर्मिंग सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो ट्यूमर्स बना देते हैं। तीसरे ट्यूमर वायरसेस हैं, तो वायरसेस के अंदर डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे वायरसेस मिलते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सेल के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। ये तो है कि उनका एक्शन कैसे चलता है। अब है कि उनके नेचर के हिसाब से हमारे पास में सबसे पहले केमिकल कार्सिनोजेंस हैं। केमिकल कार्सिनोजेंस की बहुत एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन है, ये सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं लोग, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं तो उसके अंदर केमिकल मिलता है, इस वजह से लंग्स का कैंसर हो सकता है। सूट स्किन और लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंथेटिक डाइज जो हैं वो ब्लड कैंसर को प्रमोट करती हैं। जो हैं बूढ़े लोग होते हैं या मिडिल एज के बाद में, जैसे कुछ लोगों को शौक होता है कलर अपनी डाई करने का, ठीक है, या जो है दाढ़ी रंगने का, ये सब शौक होते हैं लोगों को, तो वो सिंथेटिक जो डाइज मिलती हैं उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्लड कैंसर को प्रमोट करते हैं। क्योंकि जैसे देखो, चाहे बालों की बात है, चाहे जो है बियर्ड की, मस्टेक की, इनकी बात है,
ठीक है। जैसे ही अगर आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते हो तो वो केमिकल्स डाई वाले, ठीक है, कलरिंग वाले आपकी स्किन के अंदर धीरे धीरे जो है समाते रहते हैं। तो वो केमिकल्स जब हमारी स्किन में जाते हैं तो हमारे अंदर वो क्या करते हैं, उन ऑन्कोजीन्स को प्रमोट कर देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, जिनके कारण हमारी बॉडी में फिर ट्यूमर बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो कैंसर बना देता है। ठीक है, तो इस चीज़ जो है इस चीज़ से आपको अवॉइड होना है। उसके बाद में एफ्लाटॉक्सिन है जो लिवर कैंसर कॉज करता है, विनाइल क्लोराइड है लिवर कैंसर को कॉज करता है, कैडमियम ऑक्साइड प्रोस्टेट कैंसर कॉज करता है मेल के अंदर, निकल और क्रोमियम के कंपाउंड्स जो हैं ये लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सेक्स हार्मोनल कुछ केमिकल्स होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नेचर के हिसाब से सिर्फ केमिकली किए हैं, आगे दूसरे टाइप भी देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जो है एक बार ले सकते हो, फिर हम अपना आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे है सेकंड टाइप फिजिकल और मैकेनिकल इरिटेंट्स। तो इसमें क्या है कि अगर हमारी बॉडी में हम लोग कुछ वस्त्र इस प्रकार के पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, बहुत तंग होते हैं, ठीक है, तो कुछ जगह से अगर हमारे चाहे इस जगह पर है या जो है हमारे लेग्स के रीजन में है, कहीं पर भी है, अगर आप बिल्कुल जो है टाइट वस्त्र पहनते हो या रिपीटेड फ्रिक्शन होती है किसी बॉडी पार्ट की, तो उस इरिटेशन से भी आपको कैंसर हो सकता है। जैसे कि जैग्ड टीथ की एग्जांपल है। जैग्ड टीथ का मतलब है कईयों के दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जब माउथ बंद करते हो, खोलते हो, बोलते हो तो आपस में क्या होता है कि दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, टकराते रहते हैं आपस में कई बार। तो उसमें क्या है, फ्रिक्शन आपकी स्किन के साथ में आपके जो मसूड़े होते हैं उसके साथ में जो है उसकी फ्रिक्शन होती रहती है, तो कई बार आपके माउथ कैंसर उस भी कारण से बन सकता है। ठीक है, महाराष्ट्रियन वुमेन जो हैं कई बार धोती इस प्रकार की पहनती हैं कि बहुत ज़्यादा जो कुछ रीजन से वो स्किन के बार बार जो है टच होती रहती है, इरिटेशन होती है। ठीक है, कई बार खुजाते भी रहते हैं लोग। कश्मीरी के अंदर कांगड़ी ऐसा वस्त्र है। तो उस कंडीशन में क्या है, आजकल जो है बहुत डॉक्टर्स ने आपने देखा होगा कि टाइट जो अंडरवियर हैं बॉयज़ वगैरह को, उनको रेकमेंड करते हैं कि आप वो चीज़ को मत पहनो। ठीक है, थोड़ा सा जो है साइज़ में खुले वाला जो है अंडरवियर आपको प्रेफर करना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं कि उससे एक तो आपको क्या होता है कि फंजाई जो फंगल इन्फेक्शन बहुत हो सकती है, दूसरा वो स्किन के बार बार इरिटेशन हो सकती है, तो वहाँ पर आपके ट्यूमर फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। तंबाकू चबाते हैं जो लोग, बार बार माउथ तंबाकू चबाते हैं, या फिर गुटखा खाने वाले ऐसे कर एकदम अपना दांतों के अंदर डाल लिया, तो वो अपने दांतों के मसूड़ों के साथ में क्या है उसकी फ्रिक्शन चलती रहती है, केमिकल रिलीज होते रहते हैं माउथ के अंदर, तो वो माउथ कैंसर को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा रेडिएशंस हैं वो भी कैंसर कॉज कर सकती हैं, जैसे यूवी रेडिएशन है, एक्सरेज हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, और आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको कैंसर हो सकता है। और लास्ट फोर्थ चीज़ है कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो भी एड्स को अपने कैंसर को जो है फैला देते हैं। जैसे कुछ वायरसेस होते हैं ऐसे, और कुछ जो हैं पैरासाइट होते हैं, या फिर हमने हार्मोनल सिक्रेशन की बात करी थी बॉडी के अंदर कि कुछ जगह से हार्मोन जो हैं अगर उनमें कुछ चेंज आता है तो वो भी क्या करते हैं, कैंसर को कॉज कर देते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं इनका मैकेनिज्म, कैंसर जो है वो फैलता कैसे है, कैसे उसकी जो है फिजियोलॉजी काम करती है। अब हम देखते हैं कि कैंसर फैलता कैसे है। इसकी जो प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस को बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है, मतलब कार्सिनोजेंस का बनना और ट्यूमर की फॉर्मेशन होनी, पूरा का पूरा कैंसर बनना, दैट इज़ नोन एज अ कार्सिनोजेनेसिस। तो कार्सिनोजेनेसिस में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मैंने कहा था कि कैंसर को कॉज करने वाली जीन्स होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। ठीक है, तो ये ऑन्कोजीन्स जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं अपनी इनएक्टिव स्टेट के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो उनको बोला जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स बाद में ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर यही आगे जो है ट्यूमर फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, लेकिन इनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी में अगर एक प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो इनको प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में वो होती हैं ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स, जो ट्यूमर को क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं, मतलब ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट नहीं होने देती हैं। लेकिन अगर एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर हमारी बॉडी में ये कार्सिनोजेनेसिस जो है 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, जिसमें सबसे पहले अगर इनिशिएशन है
तो इनिशिएशन में क्या होगा कि मान लो हमारा कोई भी एक नॉर्मल सेल है, इसके ऊपर किसी भी कार्सिनोजन ने अपना असर दिखाना शुरू किया। कार्सिनोजन हमने अभी किए हैं, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, रेडिएशन हो सकती है, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। वो कार्सिनो जब इनके ऊपर असर करेगा तो हमारे सेल के अंदर सबसे पहले जो है धीरे धीरे लेशंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेशंस मतलब एक तरीके के हमारे अंदरूनी जख्म हैं। वो जख्म जब होते हैं तो उनको भी रोकने के लिए हमारी बॉडी कुछ ना कुछ काम करती है। तो इनको रोकने के लिए जो फैक्टर काम में आते हैं कार्सिनोजन को रोकने के लिए, वो होते हैं एंटी कार्सिनोजेंस। ठीक है, एंटी कार्सिनोजन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट खाते हैं तो उनके अंदर फ्लेविनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कैबेज कॉलीफ्लावर खाते हो तो उनके अंदर इंडोल्स होते हैं। मिल्क और कैरेट कंज्यूम करते हो तो उनके अंदर रेटिनॉइड्स होते हैं। ये सब्सटेंसेस जो हैं एंटी कार्सिनोजेंस का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में इनको लेशंस को होने से रोकने का काम करते हैं। तो अगर ये चीज़ें आप कंज्यूम करते हो तो कुछ हद तक आप जो है कैंसर को अपना कंट्रोल कर सकते हो। अगर इनिशिएशन हो चुकी है, लेशंस बन चुके हैं, तो अब वो सेल अपनी प्रमोशन करेगा। इस प्रमोशन के दौरान सेल्स के अंदर जेनेटिक चेंज आता है, जिसमें ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और एक ऐसा सेल जो अब एक ऑन्कोजीन्स को क्या कर चुका है, एक्वायर कर चुका है, तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं लेटेंट ट्यूमर सेल। ठीक है, अब यही लेटेंट ट्यूमर सेल आगे अपनी प्रोग्रेशन करेगा, ग्रोथ करेगा। तो एक लेटेंट ट्यूमर सेल जब पूरा का पूरा प्रोग्रेस करके एक ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब एक ट्यूमर बन चुका है, वो ट्यूमर चाहे तो एक ऑर्गन पर सीमित रह सकता है जिसको बेनाइन ट्यूमर बोला जाएगा, या अगर वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो फिर इसको बोलेंगे मेटास्टेसिस। ये प्रॉपर्टी हमने करी थी। मेटास्टेसिस क्या है, ट्यूमर्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गन्स में भी हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है। तो कैंसर को हम लोग जो है जांच कैसे सकते हैं, इसका पता कैसे लग सकता है, क्या क्या बॉडी के अंदर आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं, या इसका इलाज जो है वो कैसा है, ये हमारा अभी लास्ट टॉपिक हम करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैंसर का डायग्नोसिस और इसका डिटेक्शन जो है कैसे किया जाता है। तो इसको डिटेक्ट या डायग्नोस करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बॉडी के अंदर अचानक से जो है ल्यूकोसाइट्स का नंबर जो है एबनॉर्मल हो जाए, चाहे जो है वो एकदम से जो है ज़्यादा हो जाए या एकदम से कम हो जाए, तो तब आप समझ जाओ कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरा, हमारी बोन मैरो बायोप्सी से हमें पता लग सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। बोन मैरो हमारी क्या होती है, हमारी जो है बोन का सेंट्रल हिस्सा होता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो है हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारी बैकबोन है, तो वहाँ से बोन मैरो को लिया जाता है। ठीक है, उसको निकाला जाता है और टेस्ट किया जाता है, तो उससे पता लग जाता है। या फिर हमारी बॉडी में एंडोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कराई जा सकती है, बायोप्सी उनकी भी कराई जा सकती है। एंडोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमारे माउथ के थ्रू है, या हमारी जो यहाँ पर चीरा लगाकर पेट में हमारी जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इन जगह से क्या है एक लंबी सी ट्यूब डाली जाती है और वो ट्यूब जो है हमारे वहाँ पर ट्यूमर का पता लगाती है। या फिर हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई मशीन है उसके अंदर लिटाकर हमारे ब्रेन कैंसर का या अदर टाइप के जो है कैंसर का पता लगाया जाता है। या एक्सरे डिटेक्शन भी कामयाब होता है, इससे भी हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। और हमारी बॉडी इनिशियल सिम्टम क्या देगी आपको, कि आपको ये लगने लगेगा कि कैंसर हुआ है, तो आपकी स्किन में कई जगह पर कुछ हार्ड एरिया हो जाएगा। जब आप इसको टच करके देखोगे तो नॉर्मल स्किन जो हमारी स्मूथ होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, वहाँ पर उसकी जगह क्या होता है हार्ड जो है वो आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अनहीलिंग सोर मतलब आपका जो गला है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है, या आपके कोई जख्म होता है तो वो आराम जो है जल्दी उसको नहीं आता है। परसिस्टेंस डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, आपको खाना निगलने में, स्वेलो करने में बहुत ज़्यादा जब दिक्कत आने लग जाए लगातार, तो थ्रोट कैंसर का निशान हो सकता है। कफ आपको परसिस्टेंट रहे, बार बार जो है कफ आपकी जा ही नहीं रही है, ठीक है, उससे भी हो सकता है। चेंज इन बाउल हैबिटेट, बाउल मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन है, तो उसके अंदर अगर मूवमेंट में, उसके जो पाचन में, उसके डाइजेशन में अगर आपको कोई दिक्कत लगती है,
चेंज इन द कलर ऑफ मोल, आपके अगर कहीं पे भी आप बोलते हो तिल होते हैं, मोल होता है, उसके कलर में अगर कोई चेंज आपको नज़र आता है या उसके साइज़ में आपको चेंज नज़र आता है, वो छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा जो है हो जाता है, तो भी आपको ये कैंसर हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट एंड ब्लड, आपका जो है वज़न एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाए या आपके अंदर बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाए, तो ये भी कुछ इनिशियल सिम्टम हो सकते हैं कैंसर के। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कैसे की जा सकती है, 4 तरीके हैं। अब ये 4 तरीके या तो अकेले इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर इनका कम्बिनेशंस इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। सबसे पहला तो सर्जरी होती है। सर्जरी बेनाइन ट्यूमर के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है कि सर्जिकल तरीके से उस ट्यूमर को हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा रेडिएशन थेरेपी है। इससे क्या होता है कि कुछ ट्यूमर हमारे डिटेक्ट नहीं किया जा सकते, सर्जरी से उनको रिमूव करना मुश्किल होता है, तो क्या करते हैं उस जगह पर ऑर्गन पर रेडिएशन डालते हैं, रेडिएशन से उन कैंसर सेल को ख़त्म किया जाता है और इससे ज़्यादा जो है आसानी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्यूमर को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट या इसका एक नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है कि इससे आसपास के जो हेल्दी सेल्स हैं कई बार उनमें भी म्यूटेशन हो जाती है, वो भी डैमेज हो जाते हैं या फिर उनमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट शो हो जाता है। ठीक है। तीसरा तरीका है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में केमिकल्स और दवाइयाँ जो हैं टैबलेट्स ये दी जाती हैं। ठीक है। तो बहुत हैवी डोज की दवाइयाँ होती हैं और इसमें आपके जो है उन दवाइयों के कारण आपके हेयर लॉस हो जाते हैं, तो कैंसर पेशेंट जो हैं बिल्कुल गंजे हो जाते हैं। चौथा तरीका है लास्ट इम्यूनोथेरेपी, कि जब आप दवाइयों से ठीक हो रहे हो तो उसके खिलाफ आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती रहे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे, तो उसके लिए आपको फिर इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इम्यून सिस्टम आपका सही किया जाता है धीरे धीरे। ठीक है। तो हमारे इंडियन क्रिकेटर जो है युवराज, उसके एग्जांपल आपको पता है, उनको वर्ल्ड कप जो है खेलने के दौरान कैंसर हुआ था, खून की उल्टियाँ भी उनको आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो है जज्बा, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी थी और भारत को जो है वर्ल्ड कप दिलाया था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कैंसर के अगेंस्ट हमें फाइट करना चाहिए, अपनी हिम्मत कभी भी हारनी नहीं चाहिए और जितनी ज़्यादा हिम्मत आप रखोगे उतना ही ज़्यादा आप इसको बीट कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी आज का समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद।